नमस्कार दोस्तों। आईएएस 2022 में स्थानीय शासन या शासन के विकेंद्रीकरण पर एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न पंचायतों और नगर पालिका दोनों के द्वारा जो गवर्नेंस का एक सिनेरियो है, उस परिदृश्य में क्या चेंजेस आए हैं, इससे संबंधित था। और 2 साल पहले ही दरअसल पंचायत पर एक बहुत जबरदस्त, बड़ी ही प्रशंसित, बहुत लोकप्रिय हुई एक वेब सीरीज भी लोगों के सामने आई। लोगों ने उसको बहुत चाव से देखा। जो पंचायत वेब सीरीज थी उसने ग्रामीण जीवन में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह कैसे काम कर रही है, इसका बड़ा ही यथार्थपरक चित्रण किया। अपने विषय वस्तु में, अपने कथानक में, अपने प्रस्तुतिकरण में और मुद्दों को संबोधित करने, मुद्दों को उठाने में जो पंचायत वेब सीरीज थी उसने एक बहुत ही जबरदस्त एक माध्यम के रूप में वो सामने आई। दरअसल उस वेब सीरीज में जो ग्रामीण जीवन में जिस तरह से जो पंचायती राज व्यवस्था है, उस व्यवस्था को के तहत ग्रामीण विकास के लिए सड़कों का जैसे बनना, टूटी हुई सड़कें, इसी तरह से ओपन डिफेकेशन फ्री किसी गांव को बनाने में जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई, और इसके साथ ही जो ग्रामीण जीवन में जो एक महिला प्रधान या महिला सरपंच के जगह पर कैसे एक उसका जो पुरुष पति है वो कैसे सारा कार्यभार कर रहा है। और ये लोगों के लिए बिल्कुल आश्चर्य का विषय नहीं है। लोग इसको बहुत ही आसानी से, बहुत आराम से स्वीकार करते हैं। केवल लास्ट में दिखाया जाता है कि जो कलेक्टर साहिबा हैं वो आती हैं और वो कहती हैं कि भाई मंजू देवी के द्वारा जो है ध्वज का आरोहण करना जरूरी है, राष्ट्रगान गाना जरूरी है। तो ये सब चीजें उसमें दिखाई गई। एक आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को जो उस वेब सीरीज को देखेगा, उससे कई बहुत ही यथार्थपरक चीजों को समझने, और समझने ही नहीं बल्कि महसूस करने का भी मौका प्राप्त होता है। सड़कों के टूटने की हालत तो उसमें कई बार बयान की गई है। इसके साथ ही आप ये देखें कि एक व्यक्ति है जिसके यहाँ शौचालय, सरकारी शौचालय लगना है, उसकी बहुत जमीनी स्थिति को कि कैसे जो अफसरशाही में जो लाल फीताशाही है वो कैसे चीज़ों में देरी करती है, जो प्रोसेस है, और कैसे संसाधनों की जो कमी है वो कमी किस प्रकार से है, इन सब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। विधायक के साथ जो स्थानीय शासन के जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं उनकी समस्याओं को भी या उनके अंतर्द्वंद को भी दिखाया गया है। और आईएएस 2022 में इसी बात को या अगर पंचायत वाली बात को हम लोग नगर पालिका वाली बात से जोड़ दें और नगर पालिका की समस्याओं के साथ या उसमें हुए चेंजेस को जोड़ दें, तो ये दोनों चीजें मिलकर आईएएस 2022 से जुड़े हुए सवाल का उत्तर बनेंगी। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया। तो हम लोगों का क्लासेज में पहले से इस बात पर बल रहा है कि जो फेडरलिज्म और लोकल गवर्नमेंट का जो आईएएस का जो दूसरा टॉपिक है मेंस का, वहां से हर वर्ष सवाल पूछे जाते हैं और सवालों की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला आपको मिलेगी। सबसे पहले आईएएस 2022 के सवाल को देखते हैं और उस सवाल के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जाता है और जो तैयारी है वो तैयारी को कितने डायमेंशन में रखने की जरूरत है। आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? To what extent, in your opinion, has the decentralization of power of India changed the governance landscape at the grassroots? लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक है फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ,
यहां पर सिर्फ केवल एक ही सवाल नहीं पूछा गया है, दरअसल सवालों की एक लंबी चौड़ी क्या है, आपको फेहरिस्त मिलेगी। आईएएस 2022 के पहले अगर 2020 का आप पेपर देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त सवाल 2020 में पूछा गया था कि भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता, प्रकार कार्यकर्ता व कोश की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से प्रकार्यात्मकता की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौतियों को आलोकित कीजिए। तो प्रश्न का जो शुरुआती जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है और जिस तरह प्रकार के हिंदी शब्दों की बम्बॉर्डिंग की गई है, तो कोई भी विद्यार्थी जो बिल्कुल नई तैयारी कर रहा है वो इस प्रश्न को हिंदी में पढ़कर तो बिल्कुल हिल जाएगा, उसको लगेगा कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। लेकिन ये हम लोग अपने क्लासेस में ये बताते रहते हैं कि भाई आपको फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज की जो पंचायती राज व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को समझना पड़ेगा। ये प्रश्न भी उसी पर था और ये प्रश्न जब हम लोगों ने मतलब ये 2020 के पहले ही जो विद्यार्थी क्लास किए हुए वो जानते हैं कि ये प्रश्न हम लोगों ने पहले भी हम लोग इस पर चर्चा करते रहे हैं। द स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया has shifted from their formative phase of functions, functionaries and funds to the contemporary stage of functionality। मतलब इसका ये कहना है कि जो फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज को लेकर जो फॉर्मेटिव स्टेजेस में जो लोकल बॉडीज के सामने जो चैलेंजेस थे उससे वो बाहर निकलकर फंक्शनलिटी के स्टेज पर क्या है अब ये पहुंच गया है। हाईलाइट द क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकल इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनलिटी इन रिसेंट टाइम्स। तो यहां पर चुनौतियों के बारे में पूछा गया। आईएएस 2022 में चेंजेस के बारे में पूछा गया, लोकल बॉडीज में क्या चेंजेस हुए। 2020 में चैलेंजेस के बारे में पूछा गया और बहुत दिलचस्प बात यह है कि केवल 2020 में ही नहीं, आप आईएएस 2019 के पेपर को देखेंगे तो उसमें सीधे सीधे पूछा गया कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। जो विमेन रिजर्वेशन है वो विमेन रिजर्वेशन का बहुत ही लिमिटेड क्या है इंपैक्ट आया है। और पंचायत सीरीज में जिस तरह से गांव की प्रधान या सरपंच या मुखिया वो मंजू देवी हैं, लेकिन उनके पतिदेव जो रघुवीर यादव जो रोल निभा रहे हैं वो उनकी तरफ से सारा काम करते हैं। और कई बार वो असर्टिव होके वेब सीरीज में दिखाया गया कि वो कहती हैं कि प्रधान तो मैं हूं और वो राष्ट्रगान वगैरह याद करती हैं, कलेक्टर का भी उसमें दिखाया गया। लेकिन दरअसल जो वेब सीरीज जो चित्रण करती है उस चित्रण में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता से दरअसल पितृतंत्रात्मक जो अभिलक्षण है उस अभिलक्षण को उसको क्या व्यक्त करती। क्योंकि पंचायत वेब सीरीज में कहीं पर भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई प्रधान तो मंजू देवी हैं और मंजू देवी की तरफ से उनके पति सारा काम क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस है गांव के स्तर पर। और इसीलिए इस प्रश्न में आप ये देखेंगे कि ये जो प्रश्न है इस प्रश्न के बहुत से बिंदु होंगे कि आपको ये बताना पड़ेगा कि राजनीतिक प्रक्रम पर जो सीमित प्रभाव पड़ा है महिलाओं के आरक्षण का वो महिला सशक्तिकरण की राह में कैसे बाधा बना। लेकिन यहां इसको आप उस वेब सीरीज के माध्यम से क्या है पूरी तरह से आप उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फिर केवल आईएएस 2022, 2020 और 2019 में ही नहीं बल्कि आईएएस के एक और वर्ष 2015 में भी ये सवाल क्या है पूछा गया कि भारत में स्थानीय शासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2022 में भी
गवर्नेंस लैंडस्केप एट द लेवल ऑफ द ग्रासरूट लेवल पर कैसे वो चेंज हुआ, इसके बारे में किस सीमा तक परिवर्तित हुआ, यह सवाल पूछा गया। और इसमें भी क्या कहा जा रहा है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत में जो सिस्टम बनाया गया वो गवर्नेंस का इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं साबित हो पाया। तो अगर आपको रिलेट करें तो विषय वस्तु एक है, लेकिन सवाल क्या है, दो हैं। 2015 का सवाल और 2022 का सवाल, दोनों का जो प्रश्न पूछने का, जिस एरिया से प्रश्न पूछा गया है वो एरिया क्या है, एक है। तो आपको ये बात भी क्या है ध्यान में रखनी है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि इस सवाल के अलावा एक और सवाल है कि भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा किन स्रोतों को खोज सकती हैं। तो पंचायत, ये सवाल स्थानीय निकाय पर नहीं, मतलब नगर पालिका पर नहीं है, केवल पंचायत पर है। और पंचायतों के वित्तीयन के स्रोतों के संदर्भ में क्या इस पर बात की गई है। इसका मतलब कि या तो फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज पर कलेक्टिव सवाल पूछा जा सकता है, या जो ये लोकल बॉडीज हैं उसमें स्पेसिफिक रूप से पंचायतों के अपने फंडिंग सिस्टम पर कि उनका अपना खुद का सिस्टम क्या है। जैसे पंचायतों के कुछ अपने स्रोत हैं जो संविधान में उनको राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाए जाने पर जिन स्रोतों के द्वारा वो धन की उगाही या राजस्व प्राप्ति कर सकती है, और पंचायतों के कुछ ऐसे स्रोत हैं जो अनुदान वगैरह से उन्हें प्राप्त होते हैं। और इसमें केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की जाती है, उन सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें पंचायतों को अनुदान देती। पंचायतों की स्थिति नगर पालिकाओं से इस मामले में भिन्न है कि नगर पालिकाओं के अपने वित्तीयन के जो स्रोत हैं वो अपेक्षाकृत व्यापक हैं, लेकिन पंचायतों के जो स्रोत हैं कि पंचायत में जो ग्राम प्रधान है, सरपंच है, वो टैक्स लगाने का उसका इरादा नहीं होता है, क्योंकि वो टैक्स लगाकर अपने आसपास के लोगों में जो उनका वोट बैंक है उसमें अलोकप्रिय नहीं होना चाहता। तो यहां और ग्रामीण जीवन बहुत ही गहराई से क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो कोई भी पंचायत का सरपंच, प्रधान या मुखिया इस प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता। और दूसरी बात है कि पंचायतों के अपने स्रोत भी बहुत कम हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, उनके अपने स्रोत हैं, उनके पास हाउस टैक्स का जो ये कह सकते हैं कि स्रोत है वो बहुत व्यापक है। उनके पास और भी संसाधन हैं जिनके माध्यम से वो क्या है राजस्व प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा गया। फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि सवालों की ये जो फेहरिस्त है, ये फेहरिस्त यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके साथ ही सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन व्यवस्था की अनुपस्थिति में पंचायतें और समितियां मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएं बनी रही हैं, न कि शासन के प्रभावी उपकरण। दरअसल ये भी सवाल मुझे लगता है कि यहाँ पे ईयर गलत लिखा हुआ, 2013 में ये सवाल पूछा गया। तो लगातार जो है आप देखेंगे कि एक खास किस्म के डोमेन में सवाल पूछा जा रहा है, और इसमें तो सीधे सीधे सवाल में कहा जा रहा है कि वो शासन के प्रभावी उपकरण थी ही नहीं, वो एक राजनीतिक संस्था बनकर रह गई। अब इससे बड़ा आपको क्या मूल्यांकन मिलेगा कि प्रश्न में ही कहा जा रहा है कि आप इनको स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में पंचायतों को और नगर पालिकाओं को निर्मित करना चाहते थे, लेकिन ये स्वायत्त शासन की संस्थाएं, या हम ये कह सकते हैं कि ये स्थानीय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनने के बजाय ये तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनकर रह गई। अब इससे बड़ा हार्श कमेंट, इससे ज्यादा एक एक्चुअल जो इवैल्यूएशन है वो इवैल्यूएशन पंचायत के संदर्भ में क्या है नहीं हो सकता। फिर आप ये कहेंगे कि क्या आप कहेंगे कि पिछले 10 वर्षों में पंचायती प्रणाली के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप भारत की राजनीति की पुनर्संरचना हुई है? तो सबसे पहली बात यह है कि स्थानीय निकाय पर आपसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। एक आध वर्ष का गैप भले हो जाए, लेकिन प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं।
आईएएस मेंस की तैयारी करने वाले, इवन यूपीपीसीएस आरएएस की तैयारी करने वालों को स्थानीय निकाय जो है वो जरूर तैयार करके जाना चाहिए। और इसके साथ ही स्थानीय निकाय की जो तैयारी है उस तैयारी में आपको हिस्ट्री वाली चीजें की, जैसे बहुत बार बच्चे ये कहते हैं कि हमें जो राजनीतिक जो पंचायती राज संस्थाओं को लाने के लिए जो विभिन्न समितियां बनाई गई थी, उन विभिन्न समितियों को भी क्या है तैयार रखना चाहिए, लेकिन उनसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाते। हिस्ट्री से प्रश्न नहीं है, फंक्शनिंग से प्रश्न ज्यादा है। तो हम लोग यहां पर 2022 का जो पेपर है उस 2022 के पेपर में क्या क्या जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को क्या है देखेंगे, और इस पे प्रश्न को फिर से देखते हैं कि आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है। इस पर अगर प्रश्न आपको लिखना होगा, उत्तर लिखना होगा, तो आपके उत्तर में आदर्श बिंदु क्या होने चाहिए इसको क्या है आपको बताना होगा। तो सबसे पहले कि आप इसमें यह बता दें, सबसे पहले आप ये बताएं कि शक्ति के विकेंद्रीकरण से, जो शक्ति है उस शक्ति के विकेंद्रीकरण से आशय क्या है। शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या है? शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है वो दरअसल निर्णय और शक्ति के अनेक केंद्रों का निर्माण करना शक्ति का विकेंद्रीकरण है। और जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और दूसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग बलवंत राय मेहता समिति ने क्या है किया था, और भारत में आजादी के बाद प्रशासनिक विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से ब्लॉक बनाए गए, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता और उसकी अपेक्षा बनी रही। और बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के बाद भारत में राजस्थान ऐसा पहला राज्य था जहां पर ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब चुनी हुई जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को निर्मित किया गया। जब आप किसी भी भूभाग को प्रशासनिक इकाई के रूप में बांटते हैं और उस प्रशासनिक इकाई के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति करके कुछ खास जिम्मेदारियां, उनकी शक्तियां, कार्य आदि तय करते हैं, तो ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है। और जब आप चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से आप प्रशासनिक इकाइयों को क्या है निर्मित करते हैं, या आप चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शक्ति को बांटते हैं, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है। इस प्रश्न में एक शक्ति का विकेंद्रीकरण शब्द है, इसलिए हमें प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण दोनों प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना होगा। तो प्रश्न की शुरुआत कैसे करेंगे? प्रश्न की शुरुआत आप शक्ति के विकेंद्रीकरण के आशय को समझाते हुए लिखेंगे कि निर्णय और शक्ति के अनेक केंद्रों को गठित करना शक्ति का विकेंद्रीकरण कहलाता है। और शक्ति का विकेंद्रीकरण प्रमुखतः दो प्रकार का होता है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और इसके साथ ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और उसके बाद आप कि ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ भारत में, इसने जमीनी स्तर पर शासन के परिदृश्य को प्रभावित इस प्रकार से किया क्योंकि इसने क्या किया कि नगर पालिकाओं और पंचायतों का गठन इसके द्वारा क्या है हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन पर चले जाएंगे और उसमें हम लोग यहां पर बताएंगे, सीधे सीधे प्रश्न की भाषा का प्रयोग करें। और भाषा का जब आप प्रयोग करेंगे तो जमीनी स्तर पर जो शासन परिदृश्य है, शासन परिदृश्य में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के बारे में क्या है आपसे पूछा गया। एक बात यहां पर गौर करने की है और वह बात यह है कि परिवर्तन किस सीमा तक हुआ, यह सवाल पूछा गया। परिवर्तन किस प्रकार का हुआ, यह सवाल नहीं पूछा गया। इसका मतलब कि कुछ ऐसा है जो परिवर्तनों को से संबंधित उद्देश्य के रूप में था
और इन संस्थाओं को बनाने से ये परिवर्तन किस जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को किस हद तक हासिल किया गया, इस बात को आपको बताना है। तो यहां पर जो परिवर्तन है उस परिवर्तन के संदर्भ में कि हम किस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे। हम जमीनी स्तर पर हम जो विकेंद्रीकरण करना चाहते थे, उस विकेंद्रीकरण के परिवर्तन का हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य क्या ये था कि हम यहां पर हम विकास के लिए एक एजेंसी बनाना चाहते थे। हमारा उद्देश्य क्या ये था कि हम एक राज्य के द्वारा एक नियंत्रित एजेंसी बनाना चाहते थे, इसलिए हमने क्या है विकेंद्रीकरण किया। या हमारा उद्देश्य स्वायत्त शासन के रूप में, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में हमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थाओं का गठन करना था। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसको जो लोक प्रशासन और राजनीति के जो विद्वान हैं वो इस बात को कहते भी हैं कि भारत में जो लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूट करने में दरअसल दो तीन एक साथ जुड़े हुए उद्देश्य थे। सबसे पहली बात क्या है कि हम लोगों की भागीदारी को बढ़ाना चाहते थे, और इसके साथ ही हम स्थानीय स्तर पर लोकल गवर्नमेंट की स्थापना भी करना चाहते थे। स्वायत्त शासन की इकाई को भी हम निर्मित करना चाहते थे, लेकिन साथ ही हम रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट की एक एजेंसी को भी बनाना चाहते थे। हम राज्य के द्वारा एक नियंत्रित जो है इकाई भी बनाना चाहते थे, और हम स्वायत्त शासन की इकाई को भी क्या है निर्मित करना चाहते थे। अगर हम लोग भारत के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, और इसमें ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में इसे क्या है स्वीकार किया गया। तो यहां पर हमारा संविधान खुद ये कहता है कि ये जो पंचायतें हैं, इन पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में गठित किया जाए। तो इसका मतलब कि हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं था कि हम एक रूरल डेवलपमेंट की या अर्बन डेवलपमेंट की एक एजेंसी चाहते थे, या हम स्टेट कंट्रोल्ड क्या है एक शासन की इकाई चाहते थे। नहीं, हमारा जो उद्देश्य था वो इससे बहुत व्यापक था, और वो उद्देश्य क्या था कि हम अपने सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को, स्कीमों को बना सकें और उनको लागू कर सकें। इस प्रकार की संस्थाएं बनाना चाहते थे, और इसी अर्थ में वे स्वायत्त शासन की इकाइयां होंगी। जब अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को ग्राम पंचायतों के गठन, उनके स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के बारे में पढ़ते हैं, तो इससे आपको स्पष्ट होता है कि हम किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते थे। और यह बात केवल पंचायतों के लिए ही सही नहीं है, ये बात पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाओं के लिए भी ये बात क्या है, नगर पालिकाओं के संदर्भ में भी क्या है ये बात क्या है सही है। तो आपको सबसे पहले तो ये बता देना पड़ेगा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हम बनाना चाहते थे, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के साथ साथ हम पब्लिक पार्टिसिपेशन भी चाहते थे। दरअसल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट केवल अगर प्रशासन के स्तर पर हो कि हम प्रशासनिक इकाइयां बना दें और हम ये कहें कि भाई ये लोकल गवर्नमेंट है, तो लोकल गवर्नमेंट है लेकिन वो सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम बनाना चाहते थे, और सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का मतलब कि जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा है वो लोग उसमें भागीदारी करें। तो इसलिए इलेक्टेड जो लोग हैं, चुने हुए जो लोग हैं, उनकी भागीदारी क्या आ गई। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये जो परिवर्तन था, तो इसमें आप ये देखेंगे कि किस प्रकार के परिवर्तन क्या किए गए। तो किस प्रकार के जो परिवर्तन थे, उन परिवर्तनों में आप ये बताएंगे
कि जो पंचायतें और नगर पालिकाएं संविधान संशोधन के द्वारा क्या है जोड़ी गई, उन पंचायतों और नगर पालिकाओं के प्रावधानों में सबसे जो खास बात थी, वो खास बात क्या थी? इसमें आप 243G और 243W, ये दो ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें पंचायतों के पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात है 243G में, और इसके साथ ही 243W, ये दो आर्टिकल्स आपको जरूर याद होनी चाहिए। 243G जो है और 243W, ये दोनों आर्टिकल जो है ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय निकायों को, स्थानीय जो निकाय हैं, पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं, इनको स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में गठित किए जाने का क्या आशय है? इनकी स्वायत्तता किस संदर्भ में है? क्या ये अपने से कानून बना सकते हैं? क्या ये इस अर्थ में स्वायत्त हैं कि इनके पास पुलिस प्रशासन ये सब इनके नियंत्रण में रहेगा? नहीं, दरअसल ये इस अर्थ में स्वायत्त हैं कि 11वीं अनुसूची के 29 विषय और 12वीं अनुसूची के 18 विषय पर जो विषय दिए गए हैं, उन पर ये सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की स्कीमें बना सकते हैं और लागू कर सकते हैं। तो हम क्या चाहते थे? हम एक ऐसा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे जिसमें शहरी क्षेत्र में नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, नगर निगम, और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद, जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और ग्राम पंचायत, ये आर्टिकल 243G और 243W के तहत डिवोल्यूशन ऑफ पावर के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की स्कीमों को बनाएं और उसको क्या है, लागू करें। अब यहां पर एक बात सोचने की है कि क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। और इसका मतलब कि किस सीमा तक परिवर्तन करना है? परिवर्तन तो यह करना था ना, डिवोल्यूशन ऑफ पावर करना था। हमें गांव वालों के लिए जो योजनाएं बनाने की जो शक्ति थी वो गांव वालों को सौंपनी थी, और इसके लिए हम डीपीसी का प्रावधान कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 243ZD में है जो डीपीसी का हम प्रावधान कर रहे थे। इसका मतलब, इसका आशय क्या है? हम यहां पर टॉप अप अप्रोच से नहीं, बॉटम अप अप्रोच से जा रहे थे कि हमें नीति आयोग, योजना आयोग के बजाय यह सोचना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज हैं उनके माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कीमों को बनाया जाए और लागू किया जाए। यह चीज क्रियान्वित नहीं हो पाई। तो अगर हम लोग ये देखें तो ऐसा लगेगा कि जो उद्देश्य हम हासिल करना चाहते थे वो उद्देश्य हासिल नहीं हुआ। अब ये चीज क्रियान्वित नहीं हो पाई तो क्या हम प्रश्न में केवल नेगेटिव आंसर लिखेंगे? नहीं, हम प्रश्न में केवल नेगेटिव आंसर नहीं लिखेंगे। अब मैं आपको यह डिस्कस करने जा रहा हूं कि पॉजिटिव चेंजेस क्या हुए जो ग्रास रूट लेवल पर गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस सिनेरियो में पॉजिटिव चेंजेस क्या हुए। तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव चेंज हुआ अब यहां पर कि किस प्रकार के, आपकी राय में किस सीमा तक परिवर्तन हुआ। तो यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप परिवर्तनों में कुछ पॉइंट बताएंगे। क्या पॉइंट आप बताएंगे? आप यहां पर बताएंगे कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुए। सकारात्मक परिवर्तन क्या हुए? सबसे बड़ा परिवर्तन अगर शहरी स्तर पर, शहरी जमीनी स्तर पर अगर हम लोग देखें, नगर पंचायतों, नगर पालिका और नगर निगम के संदर्भ में, तो शहरी संस्थाएं जो संवैधानिक दर्जा दिए जाने के पहले थी, मतलब जो 73वां संविधान संशोधन के पहले जो थी, वो शहरी संस्थाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, स्वच्छता, सैनिटेशन, पेयजल आपूर्ति, सीवर, पब्लिक कंस्ट्रक्शन, तो पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क, लोक निर्माण, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब तक क्या है, सीमित थी। लेकिन जो बाद में जो संविधान संशोधन हुआ उसमें नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं बनाने,
समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने, नगरीय निर्धनता, नगरीय गरीबी के उन्मूलन तक विस्तारित कर दिया गया। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था। मतलब यहां पर कि पहले अगर हम लोग यहां पर यह देखें तो पहले जो नगर पालिकाएं होती थीं, यहां पर नगर पालिकाएं पहले, और नगर पालिकाएं जो हैं ये संविधान संशोधन के बाद जो नगर पालिकाएं आई, तो जिसमें हमने यहां पर क्या किया कि जो 12वीं अनुसूची के जो विषय जोड़े, तो इससे इनके कार्यक्षेत्र में क्या परिवर्तन हो गया। पहले जो नगर पालिकाएं थी वो क्या काम करती थी, उनके कार्यक्षेत्र में क्या था, उनके कार्यक्षेत्र में दरअसल ये था कि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, सीवर, इन तक क्या सीमित थी। अब जो नगर पालिकाएं बनी, मतलब जो नई नगर पालिकाएं बनाई गई 9A के द्वारा, जो है उसमें परिकल्पना क्या की गई कि इनको विकास के भी कार्य करना है, इनको कल्याण के भी, कमजोर वर्गों के कल्याण के भी काम करना है, और इसके साथ ही विकास और कल्याण के कार्यों के साथ साथ इनको गरीबी उन्मूलन के भी कार्य करना है। और ये एक बहुत बड़ा चेंज था। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। और जब आप 12वीं अनुसूची को देखेंगे तो 12वीं अनुसूची में आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा, जिसको मैं कल्याण कह रहा हूं, और नगरीय निर्धनता उन्मूलन, ये आपको 18 विषयों में से 3 विषय भी मिलेंगे। तो ये कहा गया कि जो चेंजेस थे, ये चेंजेस कार्यक्षेत्र के स्तर पर क्या है आपको दिखेंगे। दूसरी बात यहां पर यह है कि दूसरा जो महत्वपूर्ण चेंज हुआ कि अगर हम लोग नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में, अगर हम महानगरीय क्षेत्रों के बड़े नगर निगमों को छोड़ दें, मतलब 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो शहर हैं जहां पर नगर निगम होते हैं, उन नगर निगमों को छोड़ दें, तो नगर पालिकाओं में जो गवर्नेंस था, जो गवर्नेंस का सिनेरियो था, वो नौकरशाही के अधीन था। ये मैं आपको कुल मिलाकर संशोधन के पहले की स्थिति को बता रहा हूं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो थे वो प्रैक्टिकली सुपरसीडेड एंड प्लेस अंडर ब्यूरोक्रेट्स, वो ब्यूरोक्रेसी के अधीन थे। इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ। मैं ये नहीं कहता कि स्थानीय संस्थाओं में, नगर पालिकाओं में शासन का जो पूरा परिदृश्य है उसमें नौकरशाही झुकाव और जो नौकरशाही की जो अथॉरिटी है या जो आईएएस ऑफिसर्स का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल खत्म हो गया, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधि धीरे धीरे महत्वपूर्ण हुए। और ये बात केवल नगरीय संस्थाओं के संदर्भ में ही नहीं कही जा सकती, ये बात दरअसल ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाएं, पंचायतों के बारे में भी कही जा सकती है। जैसे कि अगर आप पंचायत सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो जो सरपंच है, जो प्रधान है, वो प्रधान इंपॉर्टेंस रखता है, और जो सचिव है, जो अभिषेक त्रिपाठी जो सचिव हैं, जो बहुत ही उदास होकर एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बावजूद भी गांव में जाकर नौकरी कर रहे हैं, उनको दरअसल वो भले ही पंचायत सचिव हैं, सचिव जी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, लेकिन उनको ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया के द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत कार्य करना है। तो जब आप इवैल्यूएशन करेंगे तो इवैल्यूएशन में गवर्नेंस के सिनेरियो में दूसरा एक तो है कि नगर पालिकाओं का जो कार्यक्षेत्र है वो कार्यक्षेत्र क्या है, विस्तारित हो गया। और नगर पालिकाएं पहले पानी, सीवर, इन सब स्वच्छता, इन सब तक सीमित थी, लेकिन जो हमने संविधान संशोधन किया, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद की जो स्थिति है, उस स्थिति में अगर आप देखें तो हम उनको भलाई के कार्यों से जोड़ रहे हैं, विकास के कार्यों से जोड़ रहे हैं, हम उनको क्या है, गरीबी उन्मूलन से जोड़ रहे हैं। जो पहले लोकल अर्बन जो बॉडीज थी उनके लिए इस प्रकार की सोच थी ही नहीं। तो एक चेंज ये हुआ। दूसरा यहां पर चेंज क्या हुआ कि जो नौकरशाही थी
उसकी भूमिका कहीं ना कहीं कम हुई। और यह बात हम लोग कहते भी हैं कि नौकरशाही जो है उसके एटीट्यूड में चेंज नहीं आया। उसने क्या है 90 के दशक के बाद जो 2-3 बड़े परिवर्तन हुए भारत में, एक तो ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी, एलपीजी की पॉलिसी आई, लेकिन नौकरशाही का जो माइंडसेट था वो माइंडसेट वैसा ही था। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि इसी दशक में ही, दरअसल 92 में ही, ये 2 बड़े लोकल बॉडीज को लेकर चेंजेस हो रहे थे। तो जो ब्यूरोक्रेसी थी उसका माइंडसेट चेंज नहीं था। तो उसका यह नहीं कहा जा सकता कि ब्यूरोक्रेसी की जो अथॉरिटी वाली जो प्रवृत्ति थी वो चेंज हो गई। लेकिन फिर भी हम लोग ये कहेंगे कि नौकरशाही की भूमिका में परिवर्तन हुआ। और ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, अब उनको स्थान क्या देना था। तो ये दूसरा चेंज हुआ। फिर एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है जो इसी से जुड़ी हुई है कि अधिकारियों को विकास एवं परिवर्तन के एजेंट के रूप में देखा जाने लगा। सिविल सेवा के रोल को लेकर जब भी पेपर 2 में सवाल पूछा जाता है तो यह कहा जाता है कि सिविल सेवकों का जो पहले रोल था, जैसे जो पहले रेगुलेटरी रोल था, उस रेगुलेटरी रोल में क्या था कि भाई सिविल सेवक जो आईएएस ऑफिसर है, जो आईपीएस ऑफिसर है, इनके 2 काम हैं। एक तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करें और दूसरा जो पुलिस ऑफिसर्स हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून और व्यवस्था। इसके अलावा अंग्रेजों के जमाने में जो आईएएस ऑफिसर्स थे, उन आईएएस ऑफिसर्स को ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करना था, रेवेन्यू कलेक्शन में उनकी भूमिका थी, इसलिए उनको कलेक्टर कहा गया। तो अधिकारी को आजादी के पहले विकास और परिवर्तन के एजेंट के रूप में नहीं देखा गया। जब हमने लोकल अर्बन बॉडीज और लोकल रूरल बॉडीज, इन दोनों को अर्बन और रूरल डेवलपमेंट से जोड़ा, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ। और वो चेंज क्या हुआ उसको आप ऐसे समझिए कि तीसरा जो चेंज है गवर्नेंस के सिनेरियो के लेवल पर, वो आप ये दिखाएंगे कि अधिकारी जो थे, अधिकारियों को अब क्या किया गया कि विकास एवं परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में देखा गया। अधिकारियों को विकास एवं परिवर्तन के एजेंट के रूप में, इनको एक एजेंट के रूप में देखा गया। कैसे देखा गया, आप बिल्कुल सटीक उदाहरण से आप बात समझिए। आजादी के पहले भारत में कोई बीडीओ जैसा कोई पद होता ही नहीं था। आज जो हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट देख रहे हैं, ये आजादी के पहले अंग्रेजों के जमाने में थी ही नहीं। और बीडीओ आज है। इसी तरह से ग्राम सेवकों का नाम बदलकर उत्तर भारत के कई राज्यों में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रख दिया गया। और हम लोग इंटरव्यू में ये सवाल पूछते भी हैं कि भाई अगर ग्राम सेवक का नाम बदलकर, अगर अभिषेक त्रिपाठी का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी, आप सचिव जी न कह के ग्राम विकास अधिकारी कह देंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। गुलाब को अगर गुलाब नहीं कहोगे तो क्या फर्क पड़ता है, उसकी खुशबू तो वही रहेगी। लेकिन यहां पर इससे चेंज का जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट को आपको पकड़ना होगा। इसी तरह से ये दोनों क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। ये तो केवल पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावित करता है जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, लेकिन जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वो पीआरआईज को भी पंचायत प्रभावित करता है, और इसके साथ ही जो नगर पंचायतें या जो शहरी क्षेत्र उनको भी प्रभावित करता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि एक ईओ का पद होता है जिसको अधिशासी अधिकारी कहा जाता है, और ये ईओ का पद, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो पद है, ये पद जो है ये बहुत ही चार्मिंग पद है। और चार्मिंग होने के अपने कारण ये हैं कि इनको केवल और केवल क्या है, 1-2 चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करना होता है। अब यहां समझने की बात है कि जो ब्लॉक था, जो ब्लॉक बनाया गया, ये एक नई प्रशासनिक इकाई थी। और ये जो एक नई प्रशासनिक इकाई थी, इसको 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2.5 लाख की जनसंख्या पर बना लिया गया। लेकिन इसकी सही मायने में जो
सकारात्मक भूमिका है वो 92 के बाद दिखाई पड़ी। और इसको आप ऐसे समझें कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या है, सबसे नीचे क्या है, विलेज है, उसके बीच में क्या है, ब्लॉक है, और इसके साथ ही इसके ऊपर सब डिवीजन है, और सब डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन्स में बांटा जाता है प्रशासनिक रूप में, और इसीलिए एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, और सब डिवीजन के बाद फिर क्या है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक के नीचे क्या विलेज है। यहां पर ब्लॉक क्या है, ये एक मध्यवर्ती इकाई है, और हमने क्या किया कि इस मध्यवर्ती इकाई में एक ऑफिसर की नियुक्ति कर दी। इसका मतलब कि हम 1952 से एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये डिसेंट्रलाइजेशन हम कर रहे थे। हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया, हम कर रहे थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन जो है, इसके लिमिटेशन को ही समझते हुए ही ये कहा गया कि भाई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी क्या है, होना चाहिए। और आप सभी जानते होंगे कि बलवंत राय मेहता समिति में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया गया। इसको जमीनी स्तर पर आप समझिए कि ये कहा जाता है भारत में लोकल बॉडीज पर जो स्टडीज हुई हैं, उनमें बहुत बड़ा नाम जेम्स मेनर का है। तो ये कहा जाता है कि वहां पर स्थानीय सरकारें, निकाय ज्यादा सफल हुए हैं जहां पर पहले से ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन था। जैसे आप विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, लेकिन विकेंद्रीकरण में आप चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ ही साथ आप प्रशासनिक स्तर पर भी इकाइयां बना रहे हैं, तो वहां चीजें ज्यादा कारगर इसलिए नहीं होगी क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। भारत में पहले से ही ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण था। भारत में पहले से ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2.5 लाख की आबादी पर एक ब्लॉक बनाए जाने की एक परिकल्पना जो थी 1952 में ही कर ली गई थी। अब ये ब्लॉक जो बनाया गया, तो इसके ब्लॉक के साथ जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आ गया। जो बीडीओ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लॉक प्रमुख है पंचायती राज के द्वारा, यह क्या करता है, यह डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को व्यक्त करता है। अब ब्लॉक प्रमुख का मतलब जो मध्यवर्ती पंचायत, आप सभी जानते हैं कि 3 स्तर की पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, 3 स्तर की नगर पालिकाएं भी होती हैं। तो जो अधिकारी है, अधिकारी के साथ साथ एक चुना हुआ प्रतिनिधि भी आ गया। और इसने भारत में बहुत ही कुछ स्टेट ऐसे रहे, कुछ राज्य ऐसे रहे हैं जहां पर स्थानीय निकायों की उपलब्धियां बहुत शानदार रही हैं, और इस चेंज की वजह से क्या है रही हैं, क्योंकि यहां पर सही मायने में जो अधिकारी थे वो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को आवाज दे रहे थे या उसके अनुसार कार्य कर रहे थे, और जो चुने हुए प्रतिनिधि थे जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं के द्वारा आए, वो नगर पालिकाओं के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को कर रहे थे। अब यहां पर आप समझिए कि एक तरफ बीडीओ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन को व्यक्त करता है, और दूसरी तरफ ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र प्रमुख, या आप ये कह सकते हैं कि पंचायत समिति प्रमुख कुछ राज्यों में कहा जाता है, वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को व्यक्त करता है। और इन दोनों ने मिलकर अगर कुछ राज्यों में भारत में स्थानीय निकायों ने अच्छा काम किया है, तो इसके पीछे इस चेंज की बहुत अहम भूमिका क्या है रही है। इसी तरह से आप देखें कि एक तरफ पंचायत सीरीज में पंचायत सचिव जो हैं, पंचायत सचिव हैं अभिषेक त्रिपाठी, जीतू भैया पुराने वाले, ये जो पंचायत सचिव हैं, ये पंचायत सचिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन को व्यक्त करते हैं। और पंचायत सचिव के साथ साथ जो ग्राम प्रधान हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, ये क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो मंजू देवी, उनके पति ब्रजभूषण दुबे, ये क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डेवलपमेंट, जो नौकरशाही को करना था, जो डेवलपमेंट का जो खाका देखा गया, उनमें इन दोनों के कोऑर्डिनेशन को भी देखा गया। तो जिन राज्यों में बहुत अच्छा तालमेल था, मतलब जहां पर जिन भी ग्राम पंचायत में जो सचिव जी हैं और जो प्रधान जी हैं उनके बीच में बेहतर तालमेल रहेगा, वहां पर जो भी विकास कार्य होंगे वो अपेक्षाकृत बेहतर होंगे।
जहां पर ज्यादा अच्छा तालमेल हो गया निजी हित के लिए, तो वहां पर हो सकता है कि खाने पीने वाली जो चीजें हैं वो भी क्या है बट जाए, तो वहां पर करप्शन भी क्या है उस रूप में होगा। तो ये सब चीजें कहते हैं इसका पॉजिटिव क्या है एस्पेक्ट था। तो मैंने 3 पॉजिटिव चेंज बताए। पहला पॉजिटिव चेंज आपको बताया कि शहरी संस्थाओं से जो उम्मीद, जो उसके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया, उनको केवल सीवर, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य इसी तक नहीं देखा गया, उनको विकास की एक एजेंसी के रूप में देखा गया, कल्याण की एक एजेंसी के रूप में देखा गया, गरीबी उन्मूलन की एक एजेंसी के रूप में देखा गया। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया कि जो ये पूरा जो विकेंद्रीकरण किया जा रहा था, इस विकेंद्रीकरण के वजह से दरअसल नौकरशाही की भूमिका में परिवर्तन हुआ, और जहां कुछ भी अच्छा रिजल्ट है वो इस भूमिका के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। और तीसरी बात यहां पर है कि जो सिविल सेवक जो इसके साथ जुड़े हुए थे, उनको एक विकास और परिवर्तन के एजेंट के रूप में क्या है देखा गया। तो ये सब तीनों पॉइंट्स आप बता देंगे। इसके बाद यहां पर एक चौथा जो पॉइंट है कि पॉजिटिव चेंज क्या हुआ, तो इसमें जो पॉजिटिव चेंज हुआ उसमें सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि जेम्स मेनर ये कहते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये जो संस्थाएं बनी, इन संस्थाओं के बनने की वजह से आई, क्योंकि अब आपको जो कुछ भी करना है उसका डिस्कशन समितियों में होगा। अब अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम पंचायतों की बात करें, तो पंचायतों में जिला परिषद है, इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है। तो यहां समितियों में होगा। और ये नगरीय क्षेत्र की संस्थाओं की बात करें तो वहां पर भी चाहे नगर पंचायत है, नगर पालिका है और नगर निगम है, यहां पर भी क्या है डिस्कशन होगा। तो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट, ये कहा गया कि ये जो चेंज था, इसने जो है जो सरकार का कामकाज करने का तरीका था लोकल लेवल पर, उसको ट्रांसपेरेंट बनाया। ये पॉजिटिव चेंज था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पॉजिटिव चेंज में, और वो महत्वपूर्ण बात है जिसको जेम्स मेनर ये कहते हैं कि उत्तरदायित्व जो था, और उत्तरदायित्व भी क्या है वो बढ़ा। और उत्तरदायित्व बढ़ने के 3 अलग अलग आयाम थे। पहला था कि जो स्पीड ऑफ, जो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व बढ़ने के संदर्भ में कि जो स्पीड ऑफ डिसीजंस थी वो इंक्रीज हुई, जो क्वालिटी ऑफ डिसीजंस थे वो भी क्या इंक्रीज हुए, और जो क्वालिटी ऑफ मतलब यहां पर ये भी है कि जो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स था वो भी क्या है तेज हुआ। जब हम कहते हैं कि सरकार उत्तरदायी है, प्रशासन उत्तरदायी है, तो प्रशासन और सरकार उत्तरदायी का मतलब ने कार्यों और निर्णयों में उत्तरदायी है। तो इससे क्या हुआ कि जो उत्तरदायित्व था यहां पर, ये हम ये कहेंगे कि निर्णयों की जो गति थी वो क्या है बढ़ी का मतलब ये नहीं कि निर्णय बहुत तेजी से होने लगे। दरअसल इसके जितने स्टेक होल्डर्स थे उन स्टेक होल्डर्स तक चीजें जाने लगी। दूसरा, यहां पर निर्णयों की जो गुणवत्ता थी उन गुणवत्ता में भी क्या है सुधार हुआ, क्योंकि अब डिलिब्रेशन होना था, बहस होनी थी, और कोई भी अगर निर्णय लिया जाना था तो उसमें क्या है चीजों को देखा जाना था। और इसके साथ ही कुल मिलाकर जो लोकल गवर्नमेंट थी उस लोकल गवर्नमेंट के रिस्पांस में भी क्या है इंक्रीज हुआ। इसका मतलब कि अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये क्या है बढ़ी। फिर इसके साथ ही यहां पर आप ये देखेंगे कि एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चेंज हुआ, और वो महत्वपूर्ण चेंज क्या हुआ कि जो सूचनाएं थी, तो सूचनाएं दोनों स्तर पर, अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों स्तर पर तेजी से आने जाने लगी। जैसे गांव में अगर कुछ हो रहा है तो उसकी सूचना क्या है ऊपर तक जाएगी। और इससे कुल मिलाकर क्या हुआ कि जैसे कोई महामारी फैले, कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए पूरा जो सिस्टम था, वो सिस्टम किस तरीके से भारत में स्थानीय निकायों का काम कर रहा था, ये बहुत ही अच्छे अध्ययन का विषय है।
तो महामारी को रोकने के लिए, रोगों को रोकने के लिए नीचे की जो सूचनाएं थी वो तुरंत ऊपर पहुंची, और इससे कोई बहुत बड़ा मतलब एक फुल ब्लोन डिसास्टर जैसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। ये बहुत सकारात्मक चीज थी। दूसरी बात है कि सूखा है, बाढ़ है, इनसे संदर्भित जो मुद्दे थे, तो नीचे से सूचना ऊपर जा रही है, और प्रशासन को यहां पर जिम्मेदार अगर है वो, तो उन सूचनाओं के आधार पर वो तेजी से निर्णय लेगा। और ऊपर से भी सूचना क्या है नीचे आई, तो इससे और अकाउंटेबिलिटी क्या है बढ़ी। एक और बात यहां पर कही जाती है जिसको हम लोग पॉजिटिव चेंज में सातवां पॉजिटिव चेंज कह सकते हैं, कि जो इंटीग्रेटिव कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट थी वो भी क्या है बढ़ी। मतलब हम ये सरल भाषा में अगर हम लोग कहें तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल, मतलब क्षैतिज स्तर पर भी और एक समानांतर स्तर पर भी, दोनों स्तरों पर जो सरकार के विभिन्न विभाग थे उनके बीच में तालमेल बढ़ा। हेल्थ वाले को एजुकेशन वाले के साथ, एग्रीकल्चर वाले के साथ, डिफरेंट सेक्टर्स के साथ मिलकर काम करना था। जैसे कोरोना की महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि स्कूलों को ही टीका केंद्र बनाया गया, तो क्योंकि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे वो इतने बड़े स्तर पर उनका भौतिक ढांचा नहीं था। तो ये जो आप ये कहेंगे कि जो एकीकृत क्षमता थी गवर्नेंस की, वो एकीकृत क्षमता भी क्या है बढ़ी। क्योंकि जब आप ये कहते हैं पंचायत, नगर पालिका, तो पंचायत का मतलब तो अब ये हो गया ना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। इसी तरह से नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं, नगर निगम। तो एकीकृत क्षमता भी क्या है बढ़ी। एक और स्टडीज के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि पॉजिटिव चेंज में यह भी है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो भ्रष्टाचार को कम करता है। जब एक दो लोगों के हाथ में पावर होगा तो अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनन दे वाली कहानी होगी। इसलिए कर्नाटक के राज्य की लोकल बॉडीज की स्टडीज ये बताती हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन और करप्शन में इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पर भ्रष्टाचार भी क्या है, एक पॉजिटिव चेंज के संदर्भ में हुआ। अब आपको इसके विपरीत भी उदाहरण मिलेंगे, लेकिन यह बात ध्यान में रखने की है कि जो विपरीत उदाहरण मिलेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि लोगों की भागीदारी कम है, इसलिए विपरीत उदाहरण क्या है आपको क्या है मिलेंगे। तो ये जितने क्या है ये पॉजिटिव चेंजेस थे। पॉजिटिव चेंजेस के बाद आप निगेटिव चेंजेस भी बताएंगे कि निगेटिव चेंज क्या हुआ। निगेटिव चेंज ये हुआ कि अभी भी जो स्थानीय निकाय हैं, उन स्थानीय निकायों में सभी वर्गों की जो भागीदारी है, वो भागीदारी या समाज के सभी तबकों की जो भागीदारी है वह क्या नहीं हुई। हालांकि हम लोग एक पॉजिटिव चेंज बताते हैं कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इससे बहुत हुआ। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन देखने का मतलब यह है कि अगर कोई स्थानीय निकाय का चुनाव होता है तो जो वोटिंग टर्नआउट है वो वोटिंग टर्नआउट 85-90% के अराउंड जाता है, और लोकसभा विधानसभा के चुनाव में 50 से 60% के बीच में मामला सिमट जाता है। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ। एक आपको एक ऐसा नेतृत्व भी मिल रहा है जो स्थानीय निकायों की राजनीति की नर्सरी से क्या है निर्मित हुआ है। और मोदी जी इस बात का उदाहरण है कि पहले उन्होंने क्या है लोकल अर्बन बॉडी का ही इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद वो सीधे मुख्यमंत्री हो गए थे। तो यहां पर ये जो संस्थाएं थी इन्होंने क्या है एक नेतृत्व की नर्सरी के रूप में भी कार्य किया। इसने राजनीतिक जो आप ये कह सकते हैं कि सहभागिता को भी क्या है बढ़ाया। तो राजनीतिक सहभागिता, पॉलिटिकल जो मोबिलाइजेशन है, उस मोबिलाइजेशन को क्या है आप बताएंगे। और इसके साथ ही नेतृत्व के संदर्भ में भी इसने क्या गवर्नेंस के लैंडस्केप को क्या चेंज किया। लेकिन दो इसके नेगेटिव चेंज भी हैं। पहला नेगेटिव चेंज ये है कि ये समाज के सभी तबकों को, जो हमारी नगरीय और ग्रामीण जो संस्थाएं थी, वो सभी तबकों को जोड़ने में सफल नहीं रही, और इसलिए कास्टिज्म या कास्ट पॉलिटिक्स भी स्पष्ट रूप से दिखती है। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि जो गरीबी उन्मूलन की जो बातें थी, जैसे निर्धनता उन्मूलन में, और हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से या शैक्षिक दृष्टि से जो कमजोर वर्गों की भलाई में, ये संस्थाएं बहुत सफल नहीं हुई। और महिला सशक्तिकरण को भी हम लोग देखें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व, उनकी संख्या बढ़ गई,
लेकिन उनका प्रभाव नहीं बढ़ा, प्रभाव जो है वो क्या है, नहीं बढ़ा। तो ये पॉइंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, तब इस तरह के प्रश्नों का आप एक अच्छा उत्तर क्या है दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।